हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है जीई हिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो आपका ये पेपर है दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक, यानी कि दिल्ली थ्रू द एज द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, इस हिस्ट्री के एग्ज़ाम में आपके क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कैसे आंसर देना है, ये सभी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरी देखे बिना स्किप किए, तभी आपको पता लगेगा कि मैंने क्या क्या बताए हैं, आंसर्स कैसे बताए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, सर आपने आंसर नहीं बताए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर आपने टाइमिंग वगैरह नहीं बताया। तो आप अगर स्किप करोगे वीडियो को तो ये सब कहाँ देख पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। और अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। और आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें कि हम सबसे पहले से डिस्कस करेंगे सिलेबस को। तो ये है आपका जो जीई का सिलेबस है, जो हिस्ट्री का आपका पेपर है, दिल्ली थ्रू द एज द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका जो आपका सिलेबस है ये 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो 4 यूनिट्स आपकी जो हैं वो इस तरीके से आएंगी, जैसे कि दे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो इसमें से आपको जो है आपको चारों यूनिट करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट रहता है कि सर आप जो है पूरा बताएं कि भाई यूनिट कितनी आती है। तो अगर ये आपका जेई का पेपर है तो इसमें 4 यूनिट दी हुई है, तो आपकी 4 की 4 यूनिट ही आएंगी। 100% ये यूनिट्स ही आएंगी, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। तो यूनिट 1 जो है, जिसमें दिल्ली अर्ली हिस्ट्री, इंद्रप्रस्थ, अशोका, महरौली आयरन, जो महरौली का जो आयरन पिलर है, और लालकोट, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाली यूनिट है उसमें जो है कैसे जो अर्बनाइजेशन, कैसे सिटीज़ का दिल्ली के अंदर 13 टू 14 सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ सिटीस्केप। उसके बाद है इसमें कुछ केस स्टडी दी गई, जिसमें से आपको कोई भी 2 केस स्टडी कर लेनी है, ठीक है। श्री है, तुगलकाबाद है, फिरोज़ाबाद है, दिल्ली खून मस्जिद जामी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड यूनिट होगी। और थर्ड यूनिट जो है 16 टू 17 सेंचुरी, जो दिल्ली थी उस टाइम पे, जो है मुगल जो पीरियड देखा जाता है, जिसमें कि हुमायूं टॉम गार्डन है, और उसके बाद जो है मार्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद किस तरह के इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या किस किस तरीके का उसके अंदर क्या इस्टेब्लिशमेंट था, ये पूरा इसके अंदर दिखाया गया है। यूनिट नंबर 4 जो है उसके अंदर 18 सेंचुरी दिल्ली की बात की गई, जिसमें अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज, किस प्रकार के जो पॉलिटी और सोशो चेंज सोशल सोसाइटी के अंदर हुए, उसको इस यूनिट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो ये कुल मिलाकर आपकी जो है 4 यूनिट जो है सिलेबस के अंदर आने वाली है। इन 4 यूनिट आपको देखनी है। ये आपका सिलेबस था। इसके बाद जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो ये पेपर है आपका, दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक, तो ये जी पेपर है। और ये पेपर आपका सभी कोर्सेज के लिए है, जिसमें बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, और बीए प्रोग्राम भी, ठीक है। तो ये पेपर सभी के पास है, सभी में जिसने भी ये जी का पेपर में ये वाला पेपर जो है एलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो दिल्ली थ्रू द एज द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, तो उन सभी को ये है जो है पेपर देना है। इसमें जो आपको सबसे पहले जो जानने लेने वाली बात है वो ये है कि कितने मार्क्स का होगा और कितना टाइमिंग का होगा। तो ये 90 मार्क्स के अराउंड पेपर होगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और 3 आवर यानी कि 3 घंटे का इसमें टाइमिंग दिया जाएगा। और आपको जो है 4 क्वेश्चन इसके अंदर करने हैं। जो अभी तक का शेड्यूल है वो यही है कि आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं, और 90 मार्क्स का एग्जाम है। तो अराउंड जो है 22.50 मार्क्स, यानी कि 22.5 मार्क्स जो है आपके एक क्वेश्चन के अंदर हो जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और कि सर 20 या 22 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, कितना छोटा करके लिख सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं, 10 पेज का लिखना, 20 पेज का लिखना। तो आपको ये डिपेंड करना है कि आपका टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपको 3 आवर का टाइमिंग दिया हुआ है और 4 क्वेश्चन करने हैं, तो अराउंड 40 टू 45 मिनट जो है आपके पास जो है बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे जितना भी लिखा जाए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से देना है कि जो पूछा गया वो पूरा चला जाए उसके अंदर। ये ना हो कि आप जो है ये बोल दे कि
सिर्फ आपने 2 पेज का आंसर लिख दिया और आपके लिए इनफ हो गया। आपके लिए इनफ हो सकता है लेकिन आंसर वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपको उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर उसके पूरा आंसर बताना होता है, डिस्क्राइब करना होता है पूरा आंसर। क्योंकि शुरुआत में ही वर्डिंग लिखी आ जाती है, चाहे तो हाईलाइट लिखा जाएगा, चाहे डिस्कस लिखा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के जो वर्डिंग लिखे आ जाएंगे, उन वर्डिंग्स में का मतलब ये होता है कि आपको ये पूरा डिस्कस करना है, यानी कि एनालाइज करना है, ठीक है। तो एनालाइज या डिस्कस या फिर हाईलाइट या फिर एनालाइज, इन सब का मतलब होता है कि आप अपने जो है क्या करें, उसको पूरा एलोबरेट करें, ठीक है। पूरा एलोबरेट करने का मतलब है कि उसमें आपको पेजेस का भी अकॉर्डिंग, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है। ये ना हो कि सिर्फ क्वालिटी क्वालिटी रखे, आपने 2 पेज के अंदर बहुत अच्छा आंसर दे दिया, छुट्टी करा। नहीं, आपको क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी ध्यान में देनी है। क्वांटिटी इसलिए ध्यान में देनी है क्योंकि उसी से आपका जो मार्क्स है, एलोबरेशन है और डिस्कशन है एग्जाम में, वो बेस्ट जाता है। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सर हम इंग्लिश मीडियम में हैं, क्या हिंदी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन शर्त यही होती है कि आपने अगर इंग्लिश में स्टार्ट किया है तो पूरा पेपर इंग्लिश में ही खत्म करेंगे। हिंदी में कोई पेपर स्टार्ट किया तो आप हिंदी में ही पूरा पेपर खत्म करेंगे। ये नहीं करेंगे आपको 2 क्वेश्चन इंग्लिश में आते थे, 2 हिंदी में, तो 2 इंग्लिश में करते, 2 हिंदी में कर दिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको दोनों, चाहे तो चारों के चारों हिंदी में करने होंगे, चाहे चारों के चारों इंग्लिश में करने होंगे, तो आपका ये जो है एग्जाम एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है सभी के सभी जो है आंसर देने हैं। कोई भी आपका मीडियम है, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें आप, चाहे तो हिंदी चाहे इंग्लिश, लेकिन पूरा पेपर एक ही उसमें लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन के बाद आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्कस द फ्यू आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑन एंशिएंट दिल्ली। प्राचीन दिल्ली के कुछ पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करें। ऐसे कौन कौन से स्रोत थे जिनसे हमें दिल्ली के बारे में पता चलता है, ये ऐतिहासिक तौर पर, ठीक है, यानी कि पुरातात्विक विधि, आर्कोलॉजिकल साइट से जो भी है, जो भी मिला हुआ है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सेम इसी तरीके एक क्वेश्चन जो है, क्रिटिकली इवेल्युएट द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ के लिए साहित्य और पुरातात्विक प्रमाण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि इंद्रप्रस्थ, यानी कि जो दिल्ली को प्राचीन काल में जो इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, ठीक है, तो उस इंद्रप्रस्थ के आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, यानी कि जो भी साहित्यिक तौर पे पुरातात्विक प्रमाण हैं, उनको बताना है, फिर उनका आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है, मूल्यांकन करना है। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन जो है 2 तरीके से आ सकता है। चाहे तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है दिल्ली के, एंशिएंट दिल्ली के, ये पूछा जा सकता है कि एविडेंस क्या क्या है, और एविडेंस में लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट के बाद उसमें 2 चीजें पूछी गई है। पहली चीज क्या है कि स्टेटमेंट क्या है, द स्टोरी ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट इंक्लूड द रीडिस्कवर ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम, ठीक है। यानी कि प्राचीन इमारतों की कहानी में वर्तमान समय का पुनर्आविष्कार भी शामिल है। तो उसमें 2 चीज दी हुई है। एक तो है, इसमें कहा कि स्पेशल रेफरेंस बताना है आपको, एक तो जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, और दूसरा जो मेहरौली आयरन पिलर है। तो इसमें आपको दोनों चीज पढ़ के जानी है, एक तो अशोका का जो शिलालेख है, और दूसरा मेहरौली जो का जो लौह स्तंभ है, उसके ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है, यानी कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेना है। हो सकता है कि ये दोनों एक साथ में आ जाए क्वेश्चन, या हो सकता है कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग करके आए, ठीक है। दोनों को सेपरेट करके भी दे सकते हैं, दोनों को मर्ज करके एक जगह भी दे सकते हैं कि इसके बारे में बताइए ये क्या है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो शॉर्ट नोट अपने आप हो जाएगा। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और है कि डिस्कस हाउ डू द आर्कियोलॉजिकल रिमाइन द लाल कोट एंड किला राय पिथौर हेल्प अस द अंडरस्टैंड द अर्बन प्रोसेस टू दिल्ली, अर्बन प्रोसेस इन दिल्ली। यानी कि जो लाल कोट है और किला राय पिथौरा जो के पुरातात्विक अवशेषों से दिल्ली के शहरी प्रक्रियाओं को समझने में कैसे मदद मिलती है। यानी कि जो दिल्ली का जो शहरी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तो उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है किसके थ्रू, किसके, लाल कोट और किला लाल पिथौर से। तो
तो इनके जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, कौन कौन से ऐसे अवशेष हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि दिल्ली में जो शहरीकरण की प्रक्रिया थी। तो ये सभी चीज़ें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें 3 चीज़ों के बारे में आपसे पूछा गया। एक तो सबसे पहले अशोका इंस्क्रिप्शन, सेकंड महरौली आयरन पिलर एंड थर्ड जो है लालकोट और किला राय पिथौर। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लेना, जिससे कि अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन आए बिल्कुल एकदम, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, और मर्ज क्वेश्चन अगर कोई आता है तो आप मर्ज करके उसको लिख सकते हैं कि ये सब कैसे आपस में इंक्लूड है, किस तरीके से शहरीकरण, किस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ था दिल्ली के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको बताया गया है, जो पूछा गया है वो है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ द शेपिंग ऑफ द डेवलपमेंट इन द सिटीस्केप ऑफ दिल्ली इन द 13th एंड 14th सेंचुरी। यानी कि वे कौन से कारक है जिन्हें 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य में विकास को आकार दिया। यानी कि ऐसे ऐसे कौन से कारण या कारक है जिन्होंने 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी के अंदर दिल्ली के अंदर क्या किया, शहरीकरण का निर्माण, उसके विकास, उसके उत्थान के बारे में बताया। तो वैसे कौन कौन से कारक थे वो हमें सब इसके अंदर कारक बता देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दिल्ली से रिलेटेड ये पेपर है, तो दिल्ली के जो डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, सोशलाइजेशन है, ये पूरा पूछा जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपको केस स्टडी दी हुई है, तो आपको कोई भी 2-3 केस स्टडी बिल्कुल याद करके जानी है। तो ये जो मैं केस स्टडी बता रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी 2 भी कर लेंगे तो शायद हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें दिया हुआ है कि एग्जामिन द डेवलपमेंट एंड चेंजिंग सिटीस्केप ऑफ दिल्ली बिटवीन द 10th to 14th सेंचुरी विद स्पेशल रेफरेंस टू एनी ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि इसमें कहा गया है कि इनमें से किसी एक के संदर्भ में 10 से 14वीं शताब्दी की दिल्ली के विकास व नगर परियोजना की जांच कीजिए। तो इसमें जो है आपको 6 प्रकार के स्थिति दी हुई है, 6 केस स्टडी दी हुई है। एक तो है इसके अंदर जो है आंगनपुर किला, उसके बाद है दिल्ली कुन्हा मस्जिद में माजी और सीरी, फिर उसके बाद घियासपुर किला खोरी और तुगलकाबाद, और उसके बाद फिरोजाबाद। ठीक है, तो ये जो 6 केस स्टडी दी हुई है, इन 6 केस स्टडी में से किसी एक पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप इनमें से किसी, चाहे तो ये 6 के 6 केस स्टडी दे दी जाएगी, इन 6 में से किसी एक के ऊपर अपना आंसर लिखिए, किस प्रकार का अर्बनाइजेशन या किस प्रकार का जो सिटीस्केप था वो आपको बताना है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कोई 2 दे दे, जैसे कि ये है आंगनपुर किला और दिल्ली ए कुन्हा मस्जिद जामी के बारे में, या फिर सीरिया इसके बारे में, या फिर तुगलकाबाद फिरोजाबाद के बारे में। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आनंदपुर किला क्या है, क्या उसका अर्बनाइजेशन प्रोसेस था, किस तरीके से, कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के किस पार्ट में स्थित है, तुगलकाबाद किस पार्ट में स्थित है, क्या किस प्रकार से है। तो वो सभी आप अपने आंसर में देखने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हाईलाइट द सिग्निफिकेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ हुमायूंस गार्डन टॉप। तो इसमें पूछा गया है कि हुमायूं के बगीचे वाले मकबरे में वास्तु शैली के महत्व और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि किस प्रकार की उसमें वास्तु शैली का प्रयोग किया गया है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसी से ही एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि डिस्कस द प्रोमिनेंट सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंपीरियल सिटी ऑफ शाहजहानाबाद इन 17th सेंचुरी। यानी कि 17वीं शताब्दी के शाही शहर शाहजहानाबाद के प्रमुख सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा कीजिए। या फिर इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दीवान आम एंड ऑफ द किला ए मुबारक इन शाहजहानाबाद। यानी कि शाहजहानाबाद में किला ए मुबारक के दीवान महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वर द पॉलिटिकल सोशो कल्चरल चेंज इन 18th सेंचुरी दिल्ली, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इनके 18वीं शताब्दी दिल्ली में किस प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उचित उदाहरणों के साथ समझाना है। इसके बाद ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रिवेल्यूटिंग द अंडरस्टैंडिंग
ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द सोशो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ द 18th सेंचुरी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला सेकंड वाला, ये आपस में लगभग जुड़े हुए हैं, दोनों में आपको सेम सा आंसर देना है। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में सदी में दिल्ली में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मुगल के पतन को समझाना है कि कौन कौन से ऐसे चेंज हुए थे जिनके कारण जो मुगल शासन है, मुगल साम्राज्य है, वो उसका पतन हो गया था। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें बताना है आपको, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। यानी कि जो दिल्ली के इतिहास के प्रारंभिक और आधुनिक काल के महत्व को बताना है कि जो इतिहास है दिल्ली का, उसका जो प्रारंभिक आधुनिक काल है उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो महत्वपूर्ण है, उनके महत्व को बताना है। ये क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाता है कि हाउ डज द स्टडी ऑफ अर्ली मॉडर्न दिल्ली हेल्प अस द अंडरस्टैंडिंग इट्स पास्ट। इनकी प्रारंभिक आधुनिक जो दिल्ली का अध्ययन हमें अतीत को समझाने में कैसे मदद करता है, कि किस प्रकार से अतीत जो था वो किस प्रकार से दिल्ली के स्थिति में देखा जा सकता है, उसके अध्ययन से हमें क्या क्या पता चल सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरीके से जो है आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में जो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख ले, और इनके आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे करने हैं, वो मैं अभी इसके जस्ट बाद बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसमें ये दोनों बुक मिल जाएंगी जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये दोनों बुक जो मैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों बुक दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL की बुकें हैं। जो भी SOL के स्टूडेंट हैं उनके पास तो ये बुक हार्ड कॉपी में होगी। अगर जिन भी स्टूडेंट के पास ये हार्ड कॉपी में नहीं है तो शायद सॉफ्ट कॉपी में होगी। जिसके पास ये बुक नहीं है, चाहे वो SOL का स्टूडेंट हो, चाहे वो NC-वेब का स्टूडेंट हो, या फिर रेगुलर स्टूडेंट हो, या फिर SOL का स्टूडेंट हो, जिनके पास भी ये बुक नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम का, और वहाँ पर मैंने दोनों बुक हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक वहाँ पर अपलोड की हुई है। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बुक में से जो है पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, उनका जो आंसर कैसे करना है आपको वो बताऊंगा। तो इसमें मैं एक तरीका बताऊंगा आपको आंसर लिखने का, क्या है आंसर किस तरीके से आपको लिखना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ में क्या बोलते हैं, दिक्कत करते हैं कि ये लिखना नहीं आता कि किस तरीके से लिखें। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 उत्तर नंबर 1 लिखा और उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करा, 4-5 पेज के बाद उन्होंने अपना कोट पेन उठाया। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा लिखते चले गए, इतिहास एकदम लिखते चले गए, सब कुछ उन्होंने लिखा बहुत अच्छा होता है बहुत सी बार, लेकिन उन्होंने पॉइंट्स में, उन्होंने पैराग्राफ में, उन्होंने हेडिंग और सब हेडिंग्स में आंसर नहीं दिया होता, जिससे कि उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। जबकि वो सोचते हैं कि भाई मैंने तो बहुत कुछ लिखा था लेकिन मेरे मार्क्स फिर भी कम आए। तो आपको जो आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने के लिए आपको जो सबसे पहले ज़रूरत होती है, उसमें आपको करना क्या है कि आप अपने आंसर को इस तरीके से लिखें ताकि जो है सामने वाला जो टीचर है, जो आपका चेक कर रहा है, एग्जामिनर चेक कर रहा है, वो आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर दे सके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको, जैसे कि अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आ जाना है अपने इस बुक के ऊपर। तो इस बुक में जैसे आएंगे, ये इनफ है आपके लिए, कोई एक्स्ट्रा नोट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो इस बुक के बाहर से कुछ भी नहीं है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस का आंसर है। आपको आंसर कैसे करने हैं, हर चैप्टर में इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि सबसे पहले अपने आंसर में लिख देना है क्या है, परिचय। इंग्लिश में जैसे लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो आपको लिखना क्या है, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे कि क्या लिखना है, जैसे कि आपको बता दिया गया है कि भाई इसमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो आपसे जैसे कि क्वेश्चन ही पूछा गया दिल्ली के बारे में। ठीक है, तो आप जैसे इसमें लिख सकते हैं कि दिल्ली के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सामग्री कम है, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। कई शहरों के एक समूह था, और कई जिसे कि बार बार बनाया गया, बार बार नष्ट किया गया, फिर उसका पुनर्निर्माण किया गया। तो आप इसी तरह की चीज़ें जब उसके अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। इसी तरह इंग्लिश में लिखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बारे में, जैसे कि सोर्स वाला जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सोर्स, ऐसे कौन सा सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ द दिल्ली पास्ट, यानी कि दिल्ली के अतीत के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं। तो आपको वही हेडिंग डालनी है। हेडिंग डाल के आपको सीधा क्या करना है कि आपको
ये लिख देना है कि क्या क्या स्रोत है। जैसे कि क्वेश्चन में आप ये आंसर में देखेंगे तो आपको ये सब कुछ लिखते चले जाना है कि क्या क्या स्रोत हमें प्राप्त जाते हैं। इसके बाद जो है इंद्रप्रस्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट ही क्वेश्चन है। उसमें आपको करना क्या है कि जैसे कि इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाने वाली सबसे पुरानी बस्ती हस्तिनापुर, पानीपत और तिलपत है। ठीक है, द अर्लीस्ट सेटलमेंट अंडर द नेम ऑफ द इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, पानीपत एंड तिलपत। ठीक है, तो दिल्ली के प्राचीन अतीत के अध्ययन के लिए यमुना नदी का अत्यंत महत्व है। ठीक है, यानी कि जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए व्यापक खनन से यमुना नदी के 6 पिलियो चैनल का पता चलता है। यमुना नदी को आगे पलायन करने वाली नदी मनमोजी नदी के रूप में जानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह नदी कभी सरस्वती में बहती थी। तो इस तरीके से आपको जो है अपने आंसर के अंदर ये लिखते चले जाना है क्या जो जो भी आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो जो भी आपको उस टाइम पे याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद पूरा इसके अंदर जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से ये आंसर लिख देना है। इसके बाद आप आ जाएंगे सीधा हस्तिनापुर पर। तो सबसे पहले आप हस्तिनापुर, फिर उसके बाद है तिलपत और उसके बाद आपका पानीपत। तो इस तरीके से जो ये तीन केंद्र है, तीन प्रमुख केंद्र है, इन तीनों प्रमुख केंद्र के बारे में बता देना है। इसके बाद आपको आ जाना है सीधा नेक्स्ट हेडिंग पे राजनीतिक इतिहास संक्षेप में, पॉलिटिकल हिस्ट्री इन ब्रीफ। तो आपको सीधा उस टाइम की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको बता देना है कि किस प्रकार की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है। तो इस प्रकार से जो ये है आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ। आप इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो हुआ क्या कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर जो चार हेडिंग मैंने बताई वो हेडिंग उनको फिर एलोबरेट करना है अच्छे से। फिर उन 4 हेडिंग में से जो लास्ट वाली हेडिंग है उसमें 3 बताया, हस्तिनापुर, पानीपत और तिलपत, उन तीनों को बताना है। फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष से पहले आपको लिखना है कि दिल्ली का जो ऐतिहासिक शहर के रूप में जो है वो बता देना है कि किस प्रकार से है, उसका क्या किस तरीके का पॉलिटिकल इतिहास रहा है। फिर इस तरीके से बाद में आपको निष्कर्ष लिख देना है। ये 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट जिस तरह हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन, फिर 4 पॉइंट वो 3 पॉइंट, फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उनका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, जिस वाले क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था कि अशोक के जो शिलालेख है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ये वाला जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन में आपको बता देना है कि अशोक के शिलालेख क्या है, किस प्रकार से अशोक के शिलालेख थे और उनको उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वह है लालकोट की। तो आप ये बताने के बाद आप सीधा लालकोट पर आ जाएंगे। फिर लालकोट किस प्रकार से था, तो इसके बाद फिर आपको जो है लालकोट के बाद आप आ जाएंगे पिथौर केंद्र के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आपको लिख देना है मेहरौली लोह स्तंभ। तो मेहरौली लोह स्तंभ जो है वो क्या है, किस प्रकार से है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, क्या क्या लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, किस तरीके से उसको बनाया गया, कौन से टाइम में बनाया गया, इस तरीके से पूरा आपको उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देना है। एंड देन लास्ट में आपको जो है निष्कर्ष लिख देना है। इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो ये रहा आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर। इसके बाद आते हैं हम सीधा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बस्तियों से शहरीकरण तक 10वीं से 14वीं शताब्दी दिल्ली के विभिन्न शहरों की जानकारी के बारे में, जिसमें दिल्ली के विभिन्न शहरों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से शहर, और जिसमें कि आनंदपुर किला है, दिल्ली एक वहन है, गयासू किला खुरी है, सिरी है, तुगलकाबाद है, फिरोजाबाद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस वाले जो क्वेश्चन में है बेसिकली ये जो 6 केस स्टडी दी हुई हैं, 6 केस स्टडी को एक बार देख लेना है कि किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको आंसर करने के तरीके बताए, ये सभी क्वेश्चन के आंसर इसी तरीके से करने जिस तरीके से मैंने बताया। कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देना है, फिर आपको हेडिंग टू हेडिंग करके उनको हर हेडिंग के साथ सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं देखना कि आपके 1 पेज भर रहा है, 10 पेज भर रहा है, कम से कम 5 से 7 पेज का अपना आंसर लिखे, क्योंकि 22 या 22-22.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। 1 पेज में 2 पेज में आंसर का कुछ भी मतलब नहीं बैठता, क्योंकि एक में तो आपका इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा।
इंट्रोडक्शन के बाद आप बताएंगे भी भाई ये है क्या चीज़, किस बला का नाम है, ठीक है। कम से कम चीज़ों को बताना आपका बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। उनको फिर एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन के साथ साथ उनको क्रिटिसाइज भी करना है, फिर उनका जो है मूल्यांकन भी करना है, लास्ट में जो है आपको उसको निष्कर्ष भी देना है। तो वो 2 पेज के अंदर इनफ नहीं है, ठीक है। कम से भी कम 4 या 5 पेज तो कम से कम लिखे, ताकि जो है हर चीज को एक्सप्लेन करना है आपको। ये नहीं है कि एक चीज को लिख दिया और पूरा आंसर दे दिया छुट्टी, वो नहीं करना है। हेडिंग और सब हेडिंग्स के साथ अपना आंसर को करें, तो उसमें आपका जो आंसर है वो बेस्ट से बेस्ट जाएगा। इस तरीके से जो है इस बुक में, ये बुक जो है अब मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। वहां से इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जो है इस तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके आंसर है इसी बुक में है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सभी क्वेश्चन के आंसर जो भी मैंने बताया है चैप्टर वाइज, उसी तरीके से इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं एक बार जरूर देख ले, और इसके आंसर यहाँ मिल जाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।